ये रही आपकी सीट, प्लेन में मेरी सीट दिखाते हुए एयर होस्टेस ने कहा। मैं मुस्कुराया और सीट पर बैठ गया। एयर होस्टेस भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। आज मैं पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया लौट रहा हूँ। ये पल मेरे लिए कितने शानदार है, शायद आप ना समझे। इंडिया वापस लौटना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैं यही रहकर कोई काम करना चाहता था, पर भला हो डैड का जो उन्होंने मुझे अपने देश से प्यार करना सिखाया। ऐसा नहीं है कि लंदन में रहना गलत होता। अगर भारत में जन्म हुआ है तो लंदन में पढ़ाई और मुझे दोनों से प्यार है। प्लेन कुछ घंटों में इंडिया पहुंच जाएगा। आई नो वहां मॉम डैड एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करते मिलेंगे। कुछ घंटों बाद प्लेन से उतरकर प्लेन को बाय कहना चाहता था, पर अफसोस प्लेन इंडिया का है। मॉम डैड दिखाई क्यों नहीं दे रहे, शायद बाहर खड़े हैं। वही जाकर देखता हूँ। कैसे हो बेटा, मॉम ने मेरे गाल पर हाथ सहलाते हुए कहा। मैंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हो? और डैड, आप पतले हो गए। हे, मैं पतला ही था। ओके, डैड ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, जिसे सुनकर हमें हंसी आ गई। मैंने डैड के पैर छूकर डैड का भी आशीर्वाद लिया। शायद आप लोगों को मेरा इतना संस्कारी बनकर दिखाना अजीब लगे, पर यकीन मानिए मैं संस्कारी ही हूँ। फिर भले ही मैं हिंदुस्तान के सुपरस्टार विवेक मेहता और बिजनेस वुमन पारुल मेहता का एक लौटा बेटा क्यों ना हूँ। यही कारण है कि हमसे थोड़ी ही दूरी पर मीडिया हमारा इंतजार कर रही है। पर मैं मीडिया के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे साथ सेलिब्रिटी वाला बर्ताव हो। इसलिए मैं चुपचाप मॉम डैड के साथ घर चला आया। घर आज वैसा नहीं है जैसा पहले था, ये काफी बदल चुका है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये सजा हुआ है। फूलों और लड़ियों से सजा हुआ मेरा घर आज बहुत सुंदर लग रहा है। पर एक मिनट, यहाँ मेरे सभी दोस्त हैं, शिवाय दीपू को छोड़कर। चलो बेटा, अपने दोस्तों से भी मिल लो, मॉम ने मुस्कुराकर कहा। मैं उत्साहित होकर अपने दोस्तों के पास गया। मॉम डैड दूसरे मेहमानों से बातचीत करने में लग गए। मेरे दोस्तों ने एक एक करके मुझे गले लगाया और वापस इंडिया आने की बधाई दी। ये जाम मेरे दोस्त के नाम अखिल ने सोफे पर चढ़कर अपना गिलास ऊपर करते हुए कहा, हालांकि उसके हाथ में एप्पल जूस है। वो सब मस्ती कर रहे हैं और मैं इंतजार अपनी बेस्ट फ्रेंड का। मैं इधर उधर देखकर दीपू को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे वो रसोई घर से आती हुई दिखाई दी। उसके साथ दो चीजें अजीब थी। पहली ये कि वो रसोई घर से निकलकर आई और दूसरी ये कि उसके हाथ में केक था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि सब उसे ही देख रहे हैं। दीपू ने केक हॉल में सोफों के बीच मेज पर रखा और मेरे पास आकर मुझे गले से लगाया। कैसे हो युवान मेहता, उफ युवी, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने भी उसकी तरफ स्माइल किया और प्यार से कहा, अच्छा हूँ, दीपांशी कपूर उफ दीपू। यह सुनकर दीपू खुश हुई और उसने फिर से मुझे गले से लगा लिया। बेटा, हम भी यही है, हमें भूलो मत, मॉम ने हमारे साथ छोटी सी शरारत की। मैंने मेज के पास सोफे पर बैठकर केक काटा और मॉम डैड को खिलाया। उन्होंने भी मुस्कुराकर मुझ पर प्यार बरसाते हुए मुझे केक खिलाया। अरे वाह दीपू, तुमने केक बहुत अच्छा बनाया है, मॉम ने दीपू की तरफ देखकर कहा। हाँ बेटा, केक बहुत अच्छा बना है, डैड ने भी मॉम का साथ दिया। पर मैं अभी भी हैरान था, क्योंकि केक दीपू ने बनाया है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई।
केक तूने बनाया है? मैंने हैरान होकर दीपू से पूछा। हाँ, कैसा लगा तुम्हें? हैरान कर देने वाला, मैंने हैरान होकर कहा। युवी, दीपू ने थोड़ा डांटते हुए कहा। वैसे कुछ भी कहो, केक बहुत अच्छा बना है दीपू, मैंने मुस्कुराकर कहा। करीब 2 घंटे लगातार पार्टी करने के बाद हम बहुत थक गए थे। इसलिए मॉम डैड कमरे में आराम करने चले गए और मैं दीपू के साथ टेरेस पर बैठकर वाइन पी रहा हूँ। युवी, तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा? क्यों, राइटिंग करता तो हूँ, मैंने हैरानी से जवाब दिया। पर वो मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं थी। मैं राइटिंग में भविष्य की बात कर रही हूँ, उसके बारे में कुछ सोचा? मैं अभी उस बारे में नहीं सोचना चाहता, मैंने समझाते हुए कहा। तो तुम सोचना क्या चाहते हो? उसने हैरान होकर कहा। मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। तुम मूवी क्यों नहीं लिखते? वैसे भी तुम बुक से इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। पैसे, दीपू, जहाँ तक पैसे की बात है वो मेरे पास बहुत है। और रही बात मूवी बनाने की, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैंने समझाते हुए कहा। पर शायद दीपू अपनी बात समझा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने बात को बदलना ही बेहतर समझा। वैसे तुम्हारी बुक का नाम क्या है? उसने हैरान होकर कहा। माय इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। लार्जेस्ट, उसने थोड़ा हंसते हुए कहा और वाइन की चुस्की ली। मैं उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यही सवाल मेरे दिमाग में घुमा। मैं उससे हंसी का कारण पूछने लगा कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। उसने फोन उठाया और मेरी तरफ देखकर कहा, युवी, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। यह कहकर उसने वाइन को साइड में रखा और उठकर वहां से जाने लगी। मैं उससे उसकी हंसी का कारण पूछना चाहता था, इसलिए मैंने उसे रोका और खड़ा होकर उसके सामने गया। तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? युवी, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। यही सच है, उसने शब्दों पर जोर डालकर कहा। मतलब वो झूठे हैं जो भारत के लिए तारीफों के पुल बांधते हैं, मैंने हैरान होकर कहा। पता नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम बिना हिंदुस्तान को जाने ये बुक नहीं लिख सकते। दीपू की बात गलत नहीं थी, पर उसकी हंसी का कारण मैं अभी भी समझ नहीं पाया था। दीपू तो अपनी बात कहकर चली गई, पर मेरे लिए हजारों सवाल छोड़ गई। मैं उसकी बात इसलिए भी सुन रहा था क्योंकि वो हमेशा से यही रही है, और मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर भी गया। इसलिए भारत को वो मुझसे ज्यादा जानती है। पर क्या सच में भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? कहानी अच्छी लगी तो आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 में जाएं।